Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video, we'll continue with the chapter Basic Concepts of Economics जो आपका क्लास 11th ISC Economics का सेकेंड चैप्टर है. तो इस वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ इनकम. तो इनकम का क्या मतलब होता है? अगर आप इनकम की डेफिनेशन देखो तो उसमें सिंपल सा ये कहा गया है, इट इज़ डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इज़ डिफाइंड एज इनकम. तो आप सोचोगे इनकम का मतलब जो हम कमा रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो से कैसे रिलेटेड है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इनकम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. जनरली अगर बोला जाए, अगर हम बोलें कि आपकी इनकम क्या है, आप किसी से भी इनकम पूछोगे तो वो आपको इस तरीके से बताएगा कि हमारी इनकम ₹50,000 है पर मंथ, या हमारी इनकम ₹1,60,000 है पर एनम. तो इस तरीके से लोग अपनी इनकम बताते हैं. जब भी हम मॉनेटरी टर्म्स में अपनी इनकम बताते हैं तो हम इस इनकम को कहते हैं मनी इनकम. ठीक है, ये मनी इनकम का कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखो, इनकम कमाने के लिए पहले लोग क्या ही करते थे, होता ये था कि इनकम कमाने के लिए की जाती थी प्रोडक्शन. मतलब आप प्रोडक्शन करो, गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ, उसको सेल करो और उसके बाद आपको इनकम मिल जाएगी. ठीक है, ऐसा होता था. पर आज के टाइम पे क्या होता है, अगर आप मॉडर्न इकोनॉमी की बात करो तो मॉडर्न इकोनॉमी में हम अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं इनकम अर्न करने के लिए. आज के टाइम में हम फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं इनकम अर्न करने के लिए. ये क्या कह रहा है? देखो, सिंपल सी बात है कि फैक्टर सर्विसेज जो है, फैक्टर सर्विसेज कहाँ से आया? फैक्टर सर्विसेज आया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से. FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपका था प्रोडक्शन में. जो आपने प्रोडक्शन पढ़ा था तो प्रोडक्शन में आपने यही पढ़ा था, प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी बनाना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी बनाने का मतलब ये है कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे. हम क्या यूज़ करेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे. जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाएगा, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके थे 4 तरीके के: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. और प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, हमें क्यों ही करनी है प्रोडक्शन? बात ये है, सबसे पहले होता है ह्यूमन वांट्स है हमारी, हम सबकी वांट्स है. हमारी वांट्स सेटिस्फाई की जा सकती हैं कैसे? कॉमोडिटीज़ से. ऐसा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बने, कॉमोडिटीज़ में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज बने जिससे कि हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके. फॉर एग्जांपल, हमारी वांट है ब्लैक बोर्ड पे लिखने की, हमने मार्कर यूज़ कर लिया, चौक यूज़ किया ब्लैक बोर्ड के लिए, वाइट बोर्ड के लिए मार्कर यूज़ किया. हमें भूख लग रही है, हमने ब्रेड खा ली. सो हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, कॉमोडिटीज़ चाहिए अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. कॉमोडिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिनमें यूटिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाई करने की पावर. और यूटिलिटी हम कैसे ऐड करते हैं किसी भी सामान में? थ्रू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ रिसोर्सेज की, और इन्हीं रिसोर्सेज को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है 4: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इन्हीं 4 चीज़ों को यूज़ करके प्रोडक्शन करी जाती है. अब होता क्या है कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पर जब भी प्रोडक्शन के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो हम इन रिसोर्सेज को नहीं खरीदते हैं. होता क्या है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के होते हैं ओनर्स. कुछ लोग होते हैं जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं. वो ओनर्स हमें अपनी सर्विसेज सेल करते हैं. इन्हीं सर्विसेज को हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज. और जब हम इन ओनर्स की ये फैक्टर सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले में प्रोडक्शन जो कर रहा है, जिसने फैक्टर सर्विसेज खरीदी है इन ओनर्स से, उनको वो पेमेंट करता है. और जो वो पेमेंट कर रहा होता है इन ओनर्स को, वो पेमेंट इन ओनर्स के लिए होती है फैक्टर इनकम. वो इन ओनर के लिए इनकम हो गई, उसने कमाया. पर क्योंकि ओनर ने ये इनकम कमाई है बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन के काम के लिए, इसलिए इस ओनर की इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं. आज के टाइम पे ज़्यादातर इनकम फैक्टर इनकम ही है, क्योंकि हम अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करके इनकम कमा रहे हैं. अब आप बोलोगे ऐसा कहाँ होता है? ऐसा आपके आसपास हर जगह हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, जैसे कि बात होती है कि जैसे लैंड की बात करो, लैंड में क्या आता है?
रिसोर्सेज आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज लेबर में लोग आते हैं, ठीक है। लेबर की अगर बात करूँ तो लेबर का मतलब है वो सारे लोग जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं। आपके पापा या आपकी मम्मी अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो हो सकता है कोई कंपनी है जैसे कि टाटा प्रोडक्शन कर रही है बहुत चीज़ों का। टाटा में अगर किसी के पेरेंट्स काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनको इनकम मिल रही है, हर मंथली सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो अगर उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्या बेचा कि आपको ये इनकम मिली है, आपने कोई प्रोडक्शन तो नहीं करी, आपके पेरेंट्स कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ का कि वो प्रोड्यूस सामान को बेचे, उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है, वो क्या वहाँ पर उस ऑफिस में जाकर बेच रहे हैं, ऐसा क्या सेल कर रहे हैं जिसके बदले में उन्हें सैलरी दी जा रही है, वो अपनी स्किल्स सेल कर रहे हैं। वो टाटा कंपनी के लिए एज अ लेबर काम कर रहे हैं। लेबर का मतलब केवल वो नहीं होता है मजदूर या जो फिजिकल लेबर है, लेबर में जो मेंटल वर्क कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो लेबर मतलब कि टाटा कंपनी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसने अपने प्रोडक्शन के लिए कई सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है। वो सारे एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के लिए लेबर का काम कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ लेबर, और वो अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल कर रहे हैं। कौन सी सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि वो लोगों के पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, वो स्किल्स हैं कि वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस में जाकर आप टाटा कंपनी के लिए काम कर रहे हो जिससे टाटा कंपनी अपना प्रोडक्शन कर रही है। अगर वो लोग नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, तो कंपनी अपना काम नहीं कर पाएगी, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी के तरफ से अगर देखो तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके लिए वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। टाटा कंपनी ने अगर कोई ज़मीन रेंट पर ली हुई है जहाँ पर उसने अपना प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो वो लैंड उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उस ज़मीन के ओनर को वो रेंट दे रहा होगा, ठीक है, अगर रेंट पर लिया है। टाटा कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उस पैसे से भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, वो पैसा यूज़ कर रही है। जो लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं टाटा कंपनी के, उस पैसे को यूज़ करके आगे का काम कर रही है। तो वो जो पैसा लगा है, जिसने पैसा लगाया है, वो उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से, और एंटरप्रेन्योर खुद जो टाटा का ओनर है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने दिमाग, अपनी स्किल्स यूज़ करके कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर देखो तो आप अपने आसपास किसी को भी देखो तो वो इसी तरीके से इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। सेम इकॉनमी के अंदर ही लोग हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं जिसके बदले में इनकम मिलती है। अब आप बात करोगे कि फैक्टर सर्विसेज तो सेल करी, चलो हम समझ गए, पर इसके बदले में इनकम क्या मिल रही है? सब जितने भी 4 चीज़ों हैं इनकी सबकी इनकम होती है। जैसे कि लैंड अगर कोई दे रहा है, अगर कोई लैंड सेल कर रहा है, सेल नहीं कर रहा होता है, लैंड प्रोवाइड कर रहा है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उस पर्सन को रेंट मिलेगा। जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है वो उसको रेंट देगा इस ज़मीन का। अगर कोई लेबर है, मतलब अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको वेजेस या सैलरीज मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी से मिलोगे जो बोलेगा कि मुझे इनकम सैलरी के फॉर्म में मिल रही है, तो इसका मतलब है वो फैक्टर सर्विसेज सेल कर रहा है। अगर किसी पर्सन ने बोला मुझे इंटरेस्ट मिला, मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया था, उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिला है, तो वो जो इंटरेस्ट उसकी इनकम है वो इसलिए मिली क्योंकि उसने किसी कंपनी में कैपिटल लगाया है, ठीक है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, उसको पैसा मिला, उसको इनकम मिली, अपना बिजनेस करने से उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर के लिए इनकम किस फॉर्म में आ रही है? प्रॉफिट के फॉर्म में आ रही है। तो सिंपल मॉडर्न इकोनॉमीज़ में यही होता है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के ज़रूरी होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं। इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम खरीदते हैं। जो प्रोडक्शन कर रहा होता है वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है। जिन लोगों से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है उनको पेमेंट करता है, और जो वो लोग को पेमेंट मिल रही है वो उन लोगों के लिए फैक्टर इनकम है जिनसे खरीदी गई। टाटा कंपनी ने मिस्टर ए से लैंड खरीदा, रेंट पर लिया कि यहाँ पर अपना बिजनेस करेंगे, तो टाटा कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, जो उसने लैंड लिया वो उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ वो बिजनेस करेगी। जिनसे लिया, मिस्टर ए से लिया, मिस्टर ए थे ओनर उस लैंड के, ओनर ऑफ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मिस्टर ए को टाटा कंपनी 1 मंथ के बाद रेंट पे करेगी उस लैंड का, तो मिस्टर ए के लिए वो फैक्टर इनकम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका होता रहता है ये। अगर आपने कैपिटल प्रोवाइड किया है, कैपिटल मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप जो है फैक्टर इनकम कमा रहे हो। इसके अलावा अगर आप एज अ लेबर काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो जब आप लेबर की तरह काम करोगे तो आप अपनी स्किल्स बेच रहे हो, आप फैक्टर सर्विसेज सेल कर रहे हो, जिसके बदले में आपको वेजेस या सैलरी मिल रही होगी। इसके अलावा अगर आप
जैसे कि लैंड की बात हो रही है, आपकी कोई ज़मीन है जो कंपनी को आपने दी हुई है और कंपनी उसका यूज़ करके प्रोडक्शन का काम कर रही है एंड उसके बदले आपको रेंट दे रही है, तो ये जो आप इनकम कमा रहे हो ये आपकी फैक्टर इनकम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की बात करो तो एंटरप्रेन्योर भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहा होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है और वो भी अपनी स्किल्स का यूज़ करके कोई ऐसी प्रोडक्शन कर रहा होता है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा होता है जो किसी न किसी तरह की वांट को सेटिस्फाई करेंगी और एंटरप्रेन्योर को ये बिजनेस करने पे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मॉडर्न इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं। जब फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं तो उसके बदले में फैक्टर इनकम उनको मिलती है। तो अगर आप एक लिस्ट देखो जल्दी से कि फैक्टर सर्विसेज और क्या क्या है और उन फैक्टर सर्विसेज पे क्या क्या हमें फैक्टर इनकम मिल रही होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिए आप लोग। तो जैसे कि अगर आप बात करो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके होते हैं ओनर्स, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या कर रहे होते हैं, सेल करते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज ये सेल कर रहे होते हैं। लैंड की फैक्टर सर्विस जब सेल करी आपने तो आपको मिलती है फैक्टर इनकम। जब भी कोई चीज़ आप सेल करोगे तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, जब आप लैंड सेल करते हो तो उसके बदले में आपको रेंट मिलता है। लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं, फैक्टर सर्विसेज सेल करने पे दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम जो इन पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स जो फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं उनको मिलती है। ठीक है, लैंड सेल करने पे रेंट मिलता है। लैंड देखो सेल नहीं हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ मतलब कि आप जैसे कि सेलिंग में क्या होता है, एक ओनरशिप होता है, एक पोजेशन होता है। ओनर तो आप ही हो, ठीक है, आप ओनर हो। ज़मीन का जो ओनर है उसने लैंड ओनरशिप नहीं दे दी कंपनी को, उसने रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो रेंट, उस पर रेंट मिलता है। लेबर, अगर आप अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके बदले आपको वेजेस मिलती है। यहाँ वेजेस का मतलब आपका सैलरीज वगैरह भी इंक्लूड होती है। ठीक है, ये नहीं केवल कि जो फिजिकल वर्क कर रहा है लेबर फैक्ट्री में वही है, जो ऑफिस में काम कर रहा है वो भी अगर सैलरी अर्न कर रहा है तो वो भी उसकी फैक्टर इनकम है। तो यही चीज़ है। इसके अलावा कैपिटल कोई दे रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब उससे पूछा जाएगा कि भाई आपकी इनकम क्या है, उसने बोला मुझे जो इनकम आई है मेरी, वो मैंने शेयर्स खरीदे हुए थे कंपनी के, उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिला है कि 1 मंथ के बाद इंटरेस्ट मिला है। तो बोला जाएगा भाई ये इंटरेस्ट आपको जो मिला ये कौन सी इनकम हुई आपकी, ये आपकी फैक्टर इनकम है। क्यों? क्योंकि आपने फैक्टर सर्विसेज सेल करी। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है बिजनेस करने पे। तो ये आपका फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली अगर देखा जाए व्हाट इज फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्नड बाय एन इंडिविजुअल बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये फैक्टर सर्विसेज बेची किसको जाती हैं? फर्म्स को बेची जाती हैं। फर्म्स का मतलब क्या होता है? फर्म्स का मतलब वो यूनिट्स जो प्रोडक्शन कर रही होती हैं। ठीक है, आप किसी भी बड़ी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो, आप किसी फैक्ट्री में एज अ लेबर काम कर रहे हो, आप ये लैंड वाली चीज़, कैपिटल वाली चीज़, ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हो ये सब आप फैक्टर सर्विसेज सेल कर रहे हो और उसके बदले में आपको फैक्टर इनकम मिल रही होती है। ठीक है, अब आता है सेम अप्लाइज टू इकोनॉमी एज होल। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब क्या है? देखो हम धीरे धीरे पहुँचेंगे उस पॉइंट पे जहाँ पर हम कहते हैं कि इनकम की डेफिनेशन क्या है। इनकम की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अब आप पूछोगे अभी तो हम वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर आप कैसे समझोगे? देखो होता क्या है, हमने बहुत सिंपल सी चीज़ देखी, प्रोडक्शन होता है, किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। प्रोडक्शन क्यों हो रही थी अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये था, यहाँ पर जो आपने पढ़ के आए हैं अभी तक, ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन वांट्स को हमें सेटिस्फाई करना है, पर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है,
कैसे करेंगे सेटिस्फाई? गुड्स एंड सर्विसेज से। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कमोडिटीज। ये गुड्स एंड सर्विसेज वांट्स को सेटिस्फाई तब करेंगे जब इन गुड्स एंड सर्विसेज में होगी यूटिलिटी। किसी भी सामान में यूटिलिटी ऐड करने का काम होता है प्रोडक्शन के थ्रू। प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इकोनॉमी में सब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सब लोग, जितने भी इकोनॉमी में लोग हैं, वो सब प्रोडक्शन के लिए अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं और इसके बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलती है। ये चीज़ समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि जब ये प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, यहाँ पर बात हो रही है एक इकोनॉमी की। तो अब आप ये देखो, पूरी इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इंडिया की केवल बात करो, इंडिया में कितने सारे प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे? 1 2 3 4 5, ये सब प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब मिल करके पूरी इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। इन गुड्स एंड सर्विसेज में पूरे इंडिया में जितना भी सामान बन रहा है, जितनी भी सर्विसेज बन रही हैं, वो सब इंक्लूडेड है। जितनी भी कमोडिटीज़ बनाई जा रही हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब मिल करके इतना सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे फर्म्स हैं इंडिया के, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर लिए गए हैं। प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, तो इंडिया में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रेजेंट है उन्हीं को तो यूज़ किया जाएगा। अगर आप बात करो लैंड की, तो जो इंडिया में लैंड अवेलेबल है, नेचुरल फिजिकल कोई बात करो, वो सब यूज़ किया जाएगा। इंडिया में जितना लेबर अवेलेबल है, मतलब इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है वो, इंडिया में जितना कैपिटल अवेलेबल है, और इंडिया में जितने एंटरप्रेन्योर अवेलेबल हैं, मतलब ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये इंडिया में ही है। हम हमेशा जब प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को, अपने देश के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि ये सब करने के लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी इतना समझो कि प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, कई सारे फर्म्स मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं। ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए ये सारे इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया गया, जो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर से ही लिया गया है, इंडिया के ही रिसोर्सेज को हमने यूज़ किया है। अब एक बात समझो, जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये इंडिया में ही लोग हैं, इंडिया में ही सारे लोग हैं जो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही हैं, ठीक है। इन सबको पेमेंट करा जा रहा है, इन सबको फैक्टर इनकम पे करी जा रही है, फैक्टर इनकम पे करी जा रही है। एक चीज़ हम समझ चुके थे कि आज की इकोनॉमीज़ में सब अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करके फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं। मतलब इंडिया में जितनी भी जो हमारी, अगर इंडिया की टोटल इनकम की बात करेंगे तो वो इनकम है जो सब लोग अर्न कर रहे हैं। नेशनल इनकम का क्या मतलब हुआ? नेशनल इनकम का मतलब हो गया नेशनल इनकम का मतलब हो गया पूरे देश में लोग कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं। एकदम सिंपल भाषा में, एक नेशन में, एक कंट्री के अंदर इनकम कितनी अर्न करी जा रही है, तो ये फैक्टर इनकम अर्न करी जा रही है। अब एक बात बताओ, इंडिया में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने को इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे, ठीक है। मतलब कि इतनी पेमेंट करी गई। इंडिया में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी फैक्टर इनकम पे करी जाएगी। मतलब अगर हम देखें तो फैक्टर इनकम जो है पूरे इंडिया की, इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट एंड बेसिकली नेशनल आउटपुट। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं एक कंट्री में, ये होता है एक कंट्री का आउटपुट, नेशंस का आउटपुट। इंडिया का आउटपुट का मतलब है इंडिया में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया का जो नेशनल आउटपुट है, इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, उन सबको बनाने के लिए हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए, उतनी पेमेंट करी। तो जो फैक्टर इनकम पूरे इंडिया की, जो नेशनल इनकम पूरे इंडिया की है, जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेशनल आउटपुट, ठीक है। जितना प्रोडक्शन होगा उतने रिसोर्सेज लगे, उतने लोगों को पेमेंट करी गई, ठीक है। 100 पेन बने, 100 पेन बनाने के लिए हमने 100 लेबर को यूज़ किया, 100 लेबर को हमने हर पर्सन को 1-1 रुपये दिया, 100 रुपये की इनकम हो गई। एक पर्सन की देखो तो 1 रुपये इनकम होगी, उसकी फैक्टर इनकम। लेबर ए है, उसको 1 रुपीज़ इनकम मिली, उसकी फैक्टर इनकम 1 रुपीज़ है, क्योंकि उसने अपनी लेबर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेन्स, ठीक है। पूरे कंट्री की नेशनल आउटपुट क्या है? 100 पेन्स बने हैं पूरी कंट्री में केवल, ठीक है। और कितने लेबर लगे? 100 लेबर लगे। फैक्टर इनकम कितनी हुई? टोटल नेशनल इनकम कितनी हुई? 100, क्योंकि हर पर्सन को 1-1 रुपये
की इनकम दी गई। तो 100 रुपये, अब 100 पेन बनाने में 100 रुपीज़ नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट जो हुआ, नेशनल आउटपुट हुआ 100 पेन्स का, इट इज़ इक्वल टू द नेशनल इनकम जो सब हर लोगों की फैक्टर इनकम की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की या नेशनल आउटपुट की, तो जो भी नेशनल आउटपुट है और जो नेशनल इनकम है वो साथ में चलती रहती हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर यही हो रही है कि ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, द सम टोटल ऑफ विच इज़ नोन एज नेशंस आउटपुट। जितने भी फर्म्स है वो सब मिलकर गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, जिनको टोटल कर दो, ऐड कर दो, तो नेशन का आउटपुट बन गया, पूरी नेशनल प्रोडक्शन बन गई। प्रोडक्शन रिक्वायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जिनके ओनर्स आर पेड फॉर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी हैं इस प्रोडक्शन के काम को करने के लिए, उनको हमने पेमेंट करी, किस फॉर्म में करी, जो उनके लिए फैक्टर इनकम हो गई। ठीक है, सो दे आर पेड फॉर फैक्टर सर्विसेज। दस जो इनको पेमेंट हमने करी है फैक्टर इनकम की, सारे लोगों की इनकम कैलकुलेट कर लो तो नेशन की इनकम हो गई, नेशनल इनकम हो गई। सो इट बिकम्स द नेशनल इनकम। इसलिए नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। किसकी बात हो रही है? अब अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन यही कहती है नेशनल इनकम की डेफिनेशन कहती है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाय, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नॉर्मल रेजिडेंट्स, एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करी है इन अ ईयर। एक साल में एक देश के अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, ये सब ना, देखो नॉर्मल रेजिडेंट डोमेस्टिक चीज़ है, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आप इंडेक्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए आप बस समझो नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब जो इंडिया में लोग हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नेशनल इनकम वो इनकम है जो हमें मिली, कैसे मिली, बाय प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी हैं, इनकी टोटल वैल्यू जो है यही होती है नेशनल इनकम। ये गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस किए? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ने प्रोड्यूस किए, देश के सारे लोगों ने मिलकर एक साल में प्रोड्यूस किए। सिंपल सी बात है, एक कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सब मिल करके एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं वही नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए गए, उतनी फैक्टर सर्विसेज खरीदी प्रोड्यूसर्स ने, जिसके बदले में उन्होंने फैक्टर इनकम पे करी। तो हर पर्सन को फैक्टर इनकम किस बेसिस पे मिली कि कितना सामान प्रोड्यूस करना है। अगर 100 पेन्स प्रोड्यूस हुए हैं तो 100 रुपीज़ के, ये एक जनरल एग्जांपल है। ठीक है, चलो अगर 100 पेन्स प्रोड्यूस हुए हैं तो नेशनल इनकम 200 रुपीज़ हो गई। ठीक है, और अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ा के 200 पेन्स कर दी तो नेशनल इनकम बढ़ के 400 हो गई। अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ा के 300 पेन्स कर दी तो नेशनल इनकम आपकी 600 हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बात हो रही है कि जो नेशनल इनकम है आपकी और जो नेशनल आउटपुट है ये साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, नेशनल आउटपुट थी 100 पेन, नेशनल इनकम थी 200 रुपीज़, ये बढ़ा के हमने कर दिया 200 पेन्स का आउटपुट। जब 200 पेन बनेंगे तो ऑब्वियसली फैक्ट जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे, ज़्यादा लैंड यूज़ करेंगे, ज़्यादा कैपिटल यूज़ करेंगे, ज़्यादा एंटरप्रेन्योर यूज़ करेंगे। जब ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम इनको पेमेंट भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमने इनकी सर्विसेज ली है, मतलब इनको जो इनकम मिल रही है वो भी बढ़ेगी। तो नेशनल इनकम भी बढ़ के हो जाएगी, 200 और बढ़ गई, 400 हो गई। फिर हमने अगर बना दिए 300 पेन बनाए, हमने फिर 100 पेन बढ़ा दिए और हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ के, ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज यूज़ करी, तो उनको जो हमने पेमेंट करी, जो उन लोगों के लिए फैक्टर इनकम है वो भी बढ़ के आपकी हो गई 600 रुपीज़ हो गई फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से यहाँ पर नेशनल इनकम और या फिर इनकम की अगर बात करो तो इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट किया गया है। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी कि इनकम को मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर करते हैं, मनी के फॉर्म में हम बताते हैं, वो मनी इनकम होती है।
पहले इनकम कमाने का यही तरीका था कि प्रोडक्शन करो, बेचो सामान को, पैसा कमा लो। आज के टाइम पे ज़्यादातर हम पैसा कमाते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करके। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? हमें प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होता क्या, बेसिकली जो ओनर्स होते हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, जिसके बदले में उनको फैक्टर इनकम मिल रही होती है। तो एक इकोनॉमी के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतनी फैक्टर इनकम हम पे कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज उतनी फैक्टर इनकम, इसलिए जो इनकम है इट इज़ रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और ये 1 साल में ली जाती है, ठीक है। 1 साल का पूरा कॉन्सेप्ट लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखो, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, अब सिंपल सी बात है, ये जो नेशनल इनकम आई है, जो हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, डेफिनेटली हमने देश के अंदर प्रेजेंट रिसोर्सेज को यूज़ किया है, ठीक है। जो भी जो भी रिसोर्सेज हम ओन करते हैं, हमारे हो गए जो रिसोर्सेज, उन सबको यूज़ करके हमने प्रोडक्शन करी है, ठीक है। ये सीन हो गया आपका। तो नेशनल इनकम की, इसमें आपको याद क्या क्या करना है, इनकम की डेफिनेशन याद कर लो, फिर फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये इतनी डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद कॉन्सेप्ट तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इसमें चीज़ आती है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम की बात करो तो नेशनल इनकम के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या है। अगर फर्स्ट चीज़ की आप बात करो तो फर्स्ट पॉइंट सेज कि नेशनल इनकम जो होती है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ऑब्वियसली जो भी नेशनल इनकम है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करने वाले हैं। नेशनल इनकम है ₹1 करोड़, नेशनल इनकम है ₹50 करोड़, ठीक है। इस तरीके से हम नेशनल इनकम को दिखाते हैं, ठीक है। तो हमेशा मनी के फॉर्म में मेजर करी जाती है। क्यों ऐसा करा जाता है? देखो, अभी हमने देखा कि नेशनल इनकम जो है, जो भी नेशनल इनकम है वो रिलेट कर रही है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की आप बात करो तो आपके पास तो बड़े सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं। एक इकॉनमी के अंदर खाना, वीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइस भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अलावा बुक्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, पेन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोथ्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्नीचर प्रोड्यूस हो रहा है, मोबाइल फ़ोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, टैबलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लैपटॉप्स हो रहे हैं, फिक्सचर्स, फैंस वगैरह, लाइटिंग्स वगैरह। उसके अलावा अगर आप देखो क्या चीज़ें बची, पर्सनल केयर चीज़ें, ठीक है, हाइजीन चीज़ें, उसके बाद होम केयर की चीज़ें, हेल्थ मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही हैं। इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आप सोचो नेशनल इनकम हम कैसे इन चीज़ों से कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इन गुड्स को ऐड करने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका। वो एक तरीका ये है कि इनकी मनी वैल्यूज़ को ऐड कर दो। एक पेन को और दूसरी बुक को आप कैसे ऐड कर सकते हो? आपने ये देखा, चलो पेन 10 रुपीज़ का है, बुक 200 की है, 210 टोटल, ठीक है। तो इसलिए नेशनल इनकम ऑब्वियसली हमेशा मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करी जाती है, क्योंकि मनी ही एक ऐसी चीज़ है, मनी ही एक ऐसा मेथड है जिससे हम अलग अलग चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यही कही गई है कि इन ऑर्डर टू एग्रीगेट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इन ऑर्डर टू ऐड ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, हमें उन सबको मनी टर्म्स में मेजर करना पड़ता है। अब मनी का मतलब ये नहीं कि केवल रुपीज़, डॉलर्स हो, यूरोज़ हो, इनको भी मनी ही बोला जाएगा, करेंसी है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ की। तो सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम मेजर करने के लिए हमें मॉनेटरी टर्म्स में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करना पड़ेगा ताकि हम उनको एग्रीगेट कर सकें। अब आता है आपका सेकेंड पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट सेज दैट नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात होती है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वो मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली हाउस होल्ड ने कंज्यूम कर लिया। जिन जिन सामानों को डायरेक्टली खरीद कर कंज्यूम किया गया है वो होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल कि आप गए, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल, हाँ, आप स्टेशनरी गए, स्टेशनरी से आपने ख़रीदा एक पेन, आप घर आए, आपने पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आपने पेन ख़रीदा, ठीक है, ये आपने फाइनल कंज्यूम कर लिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो, आप गए मार्केट गए, आपने ब्रेड खरीदी, आप ब्रेड लेकर घर आए, घर में आपने ब्रेड को खा लिया, ठीक है। तो ये आपने ब्रेड जो खरीदी है वो हाउस होल्ड ने कंजम्पशन के लिए खरीदी है। दूसरा केस देखो, आप मार्केट में गए, आपने खरीदा मैदा खरीद के आप घर आए, मैदे से आपने बनाए भटूरे बना दिए, मैदे से आपने ब्रेड बना दिया, मैदे से आपने पिज़्ज़ा बना दिया, ठीक है। तो क्या मैदा जो आपने ख़रीदा है उसका फाइनल कंजम्पशन किया है? नहीं, उसको ख़रीद के आपने कोई और चीज़ बनाई है,
ऐसे ही इकोनॉमी में होता है। अब इकोनॉमी में कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है जो क्या कर रही है, मैदा जो है उसको फॉर एग्जांपल जो ब्रेड्स बना रही है, ठीक है। अब जब ब्रेड बनाई गई है तो ब्रेड की तो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर एक साल में 500 करोड़ ब्रेड के पैकेट्स बने हैं, ठीक है। 500 करोड़ की ब्रेड बनी है इंडिया में एक साल के अंदर, ये हमने बात कर ली। अब क्या उसमें हम ये भी ऐड करेंगे कि वो ब्रेड बनाते टाइम जो मैदा यूज़ किया गया था उसको अलग से ऐड करेंगे? नहीं, ठीक है। वो ब्रेड्स बनाने के लिए बहुत सामान यूज़ किया गया होगा। अगर मैदा यूज़ किया गया है तो अगर हम देखें कि 500 करोड़ की ब्रेड बनाने के लिए इंडिया में फॉर एग्जांपल 20 करोड़ का मैदा यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अगर ये बात है तो नेशनल इनकम में आप देखोगे आप देखोगे गुड्स एंड सर्विसेज हमको ऐड करने हैं ताकि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। तो वो जो मैदा यूज़ करके आपने ब्रेड बनाई है उस मैदे को अलग से ऐड करोगे? नहीं, क्योंकि जो आपने 500 करोड़ की ब्रेड बता रहे हो कि 1 ईयर में प्रोड्यूस करी गई है इंडिया में, आउटपुट है इंडिया का, वो ब्रेड में ऑलरेडी उस मैदे का प्राइस इंक्लूडेड है, उस मैदे की कॉस्ट इंक्लूडेड है। क्योंकि प्रोडक्शन जब होता है तो जितना भी खर्च लगता है सामान को बनाने में वो सब ऐड करने के बाद हम फाइनल प्राइस बताते हैं। अब ये जो मार्कर है, इस मार्कर के अंदर जो इंक है, तो मार्कर का जो प्राइस अगर 20 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़ में उस इंक का 10 रुपये या 5 रुपये इंक्लूडेड है। अब हम देखें कि हम इंडिया में ये एक मार्कर प्रोड्यूस किया गया एक साल में, ये किया गया और इस मार्कर को बनाने के लिए 10 रुपये की इंक लगी है, तो क्या आप 20 रुपीज़ का मार्कर प्लस 10 रुपीज़ की इंक करोगे 30 रुपीज़? नहीं, दिस इज जस्ट 20 रुपीज़, बिकॉज वो 10 रुपीज़ की इंक का प्राइस ऑलरेडी 20 रुपीज़ में इंक्लूडेड है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हमें कैलकुलेट करने हैं, उन इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस नहीं इंक्लूड करने होते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स जो बीच में यूज हुए उस सामान को बनाने के लिए उनका प्राइस इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ये आपका था सेकंड पॉइंट। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट सेज दैट नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम में, फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब पीरियड ऑफ टाइम अगर हम ले रहे हैं मेजर करने के लिए तो वो कॉन्सेप्ट हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर मेजर कर रहे हैं तो वो आपका होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो आपका नेशनल इनकम है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम हम जनरली एक साल का पूरा पीरियड लेकर, ये नहीं कि आज नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, या फिर बोला जाए इस पॉइंट पे इतने बजे क्या कहते हैं 2:10 पे कितनी नेशनल इनकम है, ये नहीं होता है, ठीक है। नेशनल इनकम कैसे बोलते हैं? 2014 से 15 की नेशनल इनकम बताओ इंडिया की, ठीक है। किस तरीके से होता है कि 2014 से 15 की नेशनल इनकम क्या है, एक साल का टाइम पीरियड। 2023 से 24 की, चलो अभी तो आए नहीं, 2022 से 23 की नेशनल इनकम क्या है बताओ। तो नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है, हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम की हम बताते हैं, एक दिन के एक पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं कि अभी नेशनल इनकम क्या है, ऐसे नहीं बताया जाता, ठीक है। तो नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो 3 पॉइंट्स नेशनल इनकम के समझ आ गए। मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू केवल ली जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं लेते हैं, और लास्ट है कि नेशनल इनकम आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है थोड़ा सा जीडीपी का। जीडीपी का आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? देखो ये आप डिटेल में इंडेक्स वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, अभी यहाँ समझने की बस इतनी सी ज़रूरत है। एक चीज़ बस याद रखो कि जो नेशनल इनकम है ना आपका, क्या नेशनल इनकम और जीडीपी सेम है? नहीं, नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल इनकम सेम है। मतलब कि अगर बोला जाए आपसे व्हाट इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम या व्हाट इज़ जीएनपी, तो वो नेशनल इनकम पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया है कि नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी इनकम नहीं प्रोडक्ट, जीएनपी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब नेशनल इनकम का ही दूसरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी अलग चीज़ है, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और नेशनल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, ग्रॉस का क्या मतलब है, ये सब डिटेल में आप इंडेक्स वाले चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो। इंडेक्स वाला और दूसरा एक चैप्टर उसमें पढ़ोगे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम आपका जीएनपी है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाए व्हाट इज़ जीएनपी या व्हाट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो वो नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। जीएनपी और नेशनल इनकम सेम चीज़ है, जीडीपी अलग चीज़ है। जीडीपी और नेशनल इनकम इसमें फ़र्क क्या है? देखो जीडीपी में क्या होता है ना, जैसे अभी हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे थे,
थे। तो नेशनल इनकम में हमने ये देखा कि इंडिया में इंडिया के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके हम कितना सामान बना रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू द इंडिया की नेशनल इनकम। जीडीपी में हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कि केवल इंडिया के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, कई फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आकर काम कर रहे हैं, कई इंडियंस हैं जो फॉरेन में जाकर काम करके वहाँ से इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो हम जीडीपी पर आते हैं। जीडीपी का कॉन्सेप्ट अभी समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, डीट बस आप इसकी डेफिनेशन देख लो। इसकी डेफिनेशन यही है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एंटरप्राइजेज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या फ़र्क है, या फिर जीएनपी और जीडीपी में क्या फ़र्क है। जीएनपी में आपको या नेशनल इनकम में आपको बताया गया था डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कितना प्रोडक्शन किया, मतलब कि इंडिया में जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन किया गया था इंडिया का है, उससे कितनी प्रोडक्शन हुई। पर जीडीपी में बात हो रही है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम फॉरेनर्स की प्रोडक्शन भी इंक्लूड कर रहे हैं जो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। ऐसे एक कॉन्सेप्ट आता है, अभी नहीं समझ आएगा ज़्यादा क्योंकि अभी आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है। सिंपल इतना समझो, कुछ टर्म्स का डिफरेंस है। जीडीपी जो है, अगर आप जीएनपी की बात करो तो जीएनपी में डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर जीडीपी की बात करो तो प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये दोनों चीज़ें याद रखो, बाकी इसमें कुछ नहीं। फिर आपका आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का भी जल्दी से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है, पर कैपिटा इनकम का सिंपल सा मतलब होता है, देखो पॉपुलेशन होती है, सिंपल सी बात, इंडिया है, इंडिया की नेशनल इनकम हमने अभी कैलकुलेट करी, नेशनल इनकम आ गई फॉर एग्जांपल 50,000, 50,000 है इंडिया की नेशनल इनकम। एक साल में 2012 से 13 में 50,000 की नेशनल इनकम अर्न करी इंडिया ने। ठीक है, हमें पता चला इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया में कितने लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन है 100 लोग इंडिया में रह रहे हैं। अब हम बताओ पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल तो पूरे इंडिया की इनकम 50,000 है इंडिया में 100 लोग, एक पर्सन ने कितना कमाया, एक पर्सन की इनकम कितनी है। तो सिंपल सी बात है, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट एक साल में कितना कमा रहा है, वो होती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। सिंपल सी बात, 50,000 कमा रहे थे, हैं 100 लोग, तो एक पर्सन ने कितना कमाया, 50,000 अपॉन 100, 0,000 कट गया, एक पर्सन ने 500 रुपये कमाए। सो वन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इंडिया अर्न्स एन इनकम ऑफ ₹500 इन 1 ईयर। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है पर कैपिटा इनकम की कि नेशनल इनकम ऑन पॉपुलेशन इसका फॉर्मूला है। और ठीक है, इतनी चीज़ आपकी पर कैपिटा इनकम में थी। डेफिनेशन पर कैपिटा इनकम की, फॉर्मूला पर कैपिटा इनकम का, बस इतना ही आपको इस चीज़ में करना है। अब इनकम का टॉपिक हमारा यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। तो इनकम में बेसिकली हमने ये देखा इनकम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इनकम की डेफिनेशन जो कहती है गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करके कि जो इनकम है एक कंट्री की वो गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड कर रही है जितना उस कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड कर गया होगा, समझ गया होगा थोड़ा बहुत। नहीं भी हुआ तो आप कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, रिप्लाई करके उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेविंग। देखो ध्यान रखना, नाम क्या है यहाँ पर, सेविंग, सेविंग्स नहीं है। सेविंग में और सेविंग्स एस में फ़र्क होता है। ठीक है, सेविंग का क्या मतलब है, सेविंग का सिंपल सा मतलब है, हमने देखा कि जो लोग हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, उसके बदले में फैक्टर इनकम अर्न करते हैं। ये फैक्टर इनकम जो हमने कमाई है इसका हम क्या करते हैं, इसका 2 काम होता है। पहले इसको हम स्पेंड करते हैं कंजम्पशन के लिए,
इससे हम जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें खरीदते हैं ताकि उनको कंज्यूम करके हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। दूसरा पार्ट होता है कि हम इसमें सेव करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपने महीने में 20,000 रुपीज़ कमाए, अर्न किए, ये आपकी इनकम है, 20,000 में से आपने 15,000 खर्च कर दिए। 15,000 किस में खर्च किए? कपड़े में, खाने में और रेंट देने में, ठीक है, बिल देने में, बिल्स पे करने में, घूमने फिरने में, ऐसे खर्च कर दिए और 5,000 जो बचा ये आपने सेव कर लिया। दिस इज़ योर सेविंग। तो सिंपल सी बात यही है कि सेविंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इनकम का वो पार्ट जो कंजम्पशन में नहीं हमने खर्च किया है वो होता है सेविंग। 20,000 की इनकम में से 5,000 का पार्ट हमने कंजम्पशन में नहीं खर्च किया, हमने खर्च नहीं किया, अपने लिए कोई सामान नहीं खरीदा, तो वो 5,000 हमारी सेविंग्स हो गई। सिंपल सी बात। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आपके आएंगे, बस उनको जानना है ऊपर ऊपर से क्या इसमें बात हो रही है। सबसे पहले आता है आपका पर्सनल सेविंग। पर्सनल सेविंग का क्या मतलब होता है? पर्सनल सेविंग का मतलब होता है सेविंग डन बाय हाउस होल्ड, जो सेविंग हाउस होल्ड कर रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड ने जो सेविंग करी, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर, कस्टमर जो सेविंग कर रहा है वो पर्सनल सेविंग हो गई। इसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल सेविंग। देखो, अगर कोई एक ही पर्सन पैसे कमा रहा है, इनकम अर्न केवल एक ही पर्सन कर रहा है, तो वो जो सेविंग कर रहा है वो उसकी इंडिविजुअल सेविंग हो गई। मतलब एक इंडिविजुअल अर्नर जो है, क्या यहाँ बात हो रही है? हाँ, इसमें कहा गया है सेविंग डन बाय एन इंडिविजुअल इनकम अर्नर। एक इंडिविजुअल इनकम अर्नर है, सिंगल पर्सन है जो पैसे अर्न करता है, पैसे कमा रहा है, वो जो सेविंग कर रहा है वो इंडिविजुअल सेविंग है। तो पर्सनल सेविंग और इंडिविजुअल सेविंग में कंफ्यूज मत होना। हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो पर्सनल सेविंग है, और अगर कोई ऐसा हाउस होल्ड है जहाँ पर जो इंडिविजुअल है वही सोल अर्नर है, वही एक सिंगल पर्सन है जो पैसे कमा रहा है, वो अगर सेव कर रहा है तो वो इंडिविजुअल सेविंग है। तो इंडिविजुअल डन बाय इंडिविजुअल इनकम अर्नर, इंडिविजुअल सेविंग, सेविंग्स डन बाय हाउस होल्ड, पर्सनल सेविंग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका बिजनेस सेविंग। बिजनेस सेविंग का क्या मतलब होता है? बिजनेस सेविंग का मतलब होता है, बिजनेस को क्या होते हैं, बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। जब भी कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा लेता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, जैसे अभी हमने इनकम की बात करी, पहला ऑप्शन तो ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स का मतलब कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स का मतलब होते हैं ओनर्स जो है कंपनी के, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में। होता क्या है, जब भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है कोई पर्सन, तो वो कंपनी उसको बदले में क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले जिन्होंने पैसा लगाया कंपनी में उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनको वापस करना पड़ता है। तो अगर जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि हमें डिविडेंड कितना पे करना है, हमें शेयर होल्डर्स को पैसा कितना वापस करना है। तो बिजनेस के पास भी यही तो ऑप्शन है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है, डिविडेंड कितना पे करना है, तो ये खर्च हो गया। और दूसरा ऑप्शन होता है रिटेन्ड अर्निंग। जो ये रिटेन्ड अर्निंग है ना, यही होती है सेविंग। इसमें क्या करती है बिजनेस? इसमें बिजनेस ये करते हैं कि जो भी पैसा क्या कहते हैं बच जाता है उसको अपने पास रख लेती है, सेव करके रिजर्व की तरह रख लेती है। और रिजर्व की तरह रखने के बाद क्या होता है कि जब कभी आगे कभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी हो गई, कुछ नुकसान हो गया, उस टाइम पे उस पैसे को यूज़ कर दिया, तो ये बिजनेस की सेविंग हो गई। तो जब बिजनेस सेविंग कर रहा है तो वो बिजनेस सेविंग हो गई। बिजनेस सेविंग कैसे करता है? बिजनेस को जब प्रॉफिट होता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो डिविडेंड पे करे शेयर होल्डर्स को और बाकी पैसे को बचा ले। तो जब एक बिजनेस बचा रहा होता है पैसे, रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहा होता है, तो वो सेविंग कर रहा होता है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग क्या है? बिजनेस सेविंग है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट सेविंग। गवर्नमेंट सेविंग का क्या मतलब है? सिंपल सी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी टाइप की गवर्नमेंट अगर सेविंग कर रही है पैसे तो वो गवर्नमेंट सेविंग हो गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेविंग में क्या है कि सेविंग डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, पब्लिक कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट सेविंग जो होती है वो बजट सरप्लस। अब गवर्नमेंट सेविंग कैसे होती है? गवर्नमेंट सेविंग होती है बजट सरप्लस से। बजट सरप्लस क्या होता है? सबसे पहले देखो सरप्लस का क्या मतलब होता है। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। सिंपल सी बात में प्रॉफिट, पर सरप्लस और प्रॉफिट में फ़र्क होता है कि प्रॉफिट का वर्ड जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब पैसा हम इसलिए कमा रहे होते हैं जब कि हमें अपना इंटरेस्ट देखना है।
ठीक है, मतलब जब मेन गोल होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, हमको प्रॉफिट चाहिए, और तब हम जब प्रॉफिट कमाते हैं तो उस अमाउंट को हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसा ग्रुप है जो करना तो चाह रहा है सोसाइटी के लिए सर्विस, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, उसमें अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट नहीं होता, वो होता है सरप्लस। ठीक है, तो आपका इंटेंशन यहाँ पर देखा जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपर प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि हमें तो प्रॉफिट ही कमाना है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट गोल है उनका, वो प्रॉफिट अर्न करती है, उनका मतलब अगर पैसा जो आ रहा है वो ज़्यादा है, खर्च कम हो रहा है, तो वो उनके लिए प्रॉफिट है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका गोल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, काम उसका सोशल सर्विस है या और कोई काम है, उसमें प्रॉफिट अर्न हो जाता है उसको, तो उसको सरप्लस कहते हैं। तो गवर्नमेंट भी ऐसी बॉडीज़ है जिनका गोल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम होता है सोसाइटी की सेवा करना, पब्लिक वर्क करना। पब्लिक वर्क करने में अगर गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है तो वो गवर्नमेंट का सरप्लस होता है। बजट सरप्लस का क्या मतलब होता है? बजट आपको पता है, बजट का सिंपल सी बात है, हम लोग जैसे अपने घर में बजट बनाते हैं, हमें क्या क्या खर्च करना है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि इतना खर्च यहाँ होगा, इतना खर्च यहाँ होगा, ऐसे हम लोग अपना बजट बनाते हैं। इसी तरीके से कंट्री में भी ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक कंट्री भी अपना बजट बनाती है, जैसे इंडिया की बात करो, ठीक है, बजट प्रेजेंट किया जाता है, जो हमारी मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, जो हमारी मिनिस्टर है इकोनॉमिक्स, ये बजट वगैरह देखती हैं, वो बजट प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, हर साल बजट प्रेजेंट किया जाता है, उसमें मेंशन होता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करेगी, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बजट में आती है। अब बजट सरप्लस का मतलब है गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू का क्या मतलब है, जो गवर्नमेंट अर्न कर रही, कमा रही है, अगर वो ज़्यादा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है। अगर गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट कमा रही है तो वो क्या हो गया, बजट सरप्लस। तो यहाँ पर जो सेविंग हो रही है, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कमा रही है गवर्नमेंट, ये एक्चुअली में उसका सरप्लस है, जो कि गवर्नमेंट सेव करके रखती है कि आगे कभी दिक्कत होगी या और किसी काम में उसको यूज़ किया जाएगा। तो बिजनेस सेविंग एक हमने देखी। बिजनेस सेविंग कैसे होती है, प्रॉफिट को या तो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दो या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स रख लो। अगर रिटेन्ड अर्निंग रखी गई है तो हमने सेविंग करा है, बिजनेस ने सेविंग करी है। गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट को सरप्लस हो जाता है, सरप्लस कैसे हो जाता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो वो जो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो सेव करके रख लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट की सेविंग्स हो गई, ठीक है। इसके बाद आपके में आता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक प्राइवेट सेविंग का कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है आपका प्राइवेट सेविंग का। प्राइवेट सेविंग क्या होती है? प्राइवेट सेविंग का सिंपल सा मतलब है कि सेविंग बाय इंडिविजुअल, फैमिली एंड बाय बिजनेस फर्म्स। इंडिविजुअल ने सेविंग करी, फैमिली ने सेविंग करी और बिजनेस ने सेविंग करी, ये होती हैं प्राइवेट सेविंग्स, ठीक है। प्राइवेट सेविंग क्या है? इंडिविजुअल की सेविंग्स, फैमिली की सेविंग्स, बिजनेस की सेविंग्स। इंडिविजुअल की सेविंग क्या थी, जो हमने इंडिविजुअल सेविंग पढ़ा था। फैमिली की सेविंग क्या होगी, जो हमने हाउस होल्ड सेविंग्स पढ़ा था। हाउस होल्ड सेविंग्स को क्या कहते हैं? पर्सनल सेविंग्स। पर्सनल सेविंग और प्राइवेट सेविंग में फ़र्क है। पर्सनल सेविंग होती है सेविंग डन बाय हाउस होल्ड, और प्राइवेट सेविंग का मतलब होता है सेविंग डन बाय इंडिविजुअल, बाय फैमिली एंड बाय बिजनेस, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, अर्न गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट सेविंग, ठीक है। इसी प्राइवेट सेविंग में गवर्नमेंट की सेविंग ऐड कर दो प्लस गवर्नमेंट की सेविंग, तो ये आपका बन जाएगा एग्रीगेट सेविंग। तो प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट सेविंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी तक हमने जो देखा, हमने 4 सेविंग्स देखी। पर्सनल सेविंग देखी, इंडिविजुअल सेविंग देखी, बिजनेस सेविंग देखी, गवर्नमेंट सेविंग देखी। उसमें जो स्टार्टिंग के 3 थे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड और बिजनेस। इंडिविजुअल हाउस होल्ड और बिजनेस जो था वो प्राइवेट सेविंग हो गई। जब उसमें हमने गवर्नमेंट की सेविंग्स भी ऐड कर दी तो ये टोटल आपकी एग्रीगेट सेविंग बन गई। तो सिंपल सी बात हमने अभी देखी थी, हाउस होल्ड की सेविंग्स, इंडिविजुअल की सेविंग्स, बिजनेस की सेविंग, गवर्नमेंट की सेविंग। इसके पहले हमने यही पढ़ा था। इसमें से इन तीनों को ऐड कर दो तो प्राइवेट सेविंग, और इन सबको ऐड कर दो तो एग्रीगेट सेविंग, ठीक है।
ये आपका सेविंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आता है सेविंग्स। अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, हम सेविंग की बात कर रहे हैं, एस नहीं लगेगा यहाँ पर जब एस लग जाए, सेविंग्स प्लूरल, इसका क्या मतलब होता है, सेविंग्स का क्या मतलब होता है, सेविंग्स का मतलब होता है आज तक हमने जितनी भी सेविंग करी वो सब ऐड कर दो, ठीक है। तो सेविंग्स का क्या मतलब है, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम, ठीक है। कई साल से हमने जो जो सेव करते आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दो तो वो सेविंग्स हो जाएगा। सेविंग क्या है, सेविंग में हम एक बार की सेविंग देख रहे होते हैं कि चलो एक साल में हमने कितनी सेविंग कर ली, एक महीने में हमने कितनी सेविंग कर ली। सेविंग्स में अगर आप सेविंग्स की बात करो अभी, तो आप सोचो कि आज 5 साल पहले से आज तक आपने कितनी सेविंग करी, तो ये सेविंग्स हैं। हर साल क्या क्या सेविंग करी, सेविंग हो गई। पर अगर एक्यूमुलेटेड देखना है, ऐड करके देखना है 5 साल का 10 साल का टोटल कितनी सेविंग करी, किसी ने भी इंडिविजुअल का देखो, हाउस होल्ड का देखो, बिजनेस का देखो, गवर्नमेंट का देखो, वो आपकी जब एक्यूमुलेट करके देखोगे तो सेविंग्स हो जाएगा। ऐसे इंडिविजुअली देखोगे इन सब का तो सेविंग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेविंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट वेल्थ, और ऐसे करके आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। नाउ टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।